जय हिंद दोस्तों। तो आज से अपन स्टार्ट करेंगे पादपों में श्वसन। पादप की अपन बात कर रहे थे, प्लांट फिजियोलॉजी की अपन बात कर रहे थे। उसमें तीन चैप्टर अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला था ट्रांसपोर्टिंग प्लांट, पादपों में परिवहन। दूसरा मिनरल न्यूट्रिशन, खनिज पोषण। और तीसरा आपके पास था उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। तो काफी कुछ अपन ने देख लिया है प्लांट फिजियोलॉजी में, और ये प्लांट फिजियोलॉजी का चौथा चैप्टर है, पादप में श्वसन, रेस्पिरेशन इन प्लांट। सारे जो चैप्टर है, अगर आपको एनसीईआरटी को समझना है तो जितने भी चैप्टर यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं उन सबको एक दूसरे से रिलेट करके आपको पढ़ना है। ठीक है, कि जो ट्रांसपोर्टिंग प्लांट है, पादपों में परिवहन, वो जो है खनिज पोषण में काम में आ रहा है। हो सकता है खनिज जो पोषण है वो उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण में काम में आ रहा है। अब जो प्रकाश संश्लेषण अपन पढ़ रहे हैं वो श्वसन से रिलेटेड होगा। तो सारे जो चैप्टर है, सारे जो टॉपिक है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्योंकि अपन 12th क्लास में जब चलते हैं तो इकोलॉजी में पढ़ते हैं, तो आपने सुना होगा खाद्य जाल, खाद्य चेन, खाद्य फूड चेन, फूड वेब वगैरह, वो सब अपन पढ़ते हैं। तो जो इकोसिस्टम है, ठीक है, जो परितंत्र है, वो एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो वो अगर जुड़ा हुआ है तो अपन तो एक छोटे से जीव है, एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर करेगा ही करेगा। तो आज के सेशन में अपन परिचय डिस्कस करेंगे, एक तरह से चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे, और किस प्रकार से अपन ने जो पहले पढ़ रखा वो इससे रिलेटेड होगा, वो आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे। तो आपको लास्ट तक सेशन को देखना है एनसीईआरटी को समझने के लिए। उसके बाद में आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो 100% एनसीईआरटी क्लियर हो जाएगी। और फिर भी नहीं होती तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने का। ठीक है, तो क्वेश्चन की अपन जो बात करते हैं, श्वसन सभी जीवों में होता है। कुछ प्रश्न की बात करें कि आप श्वसन कर, मनुष्य की बात करें, मनुष्य श्वसन करता है, तो क्या मनुष्य में जैसा श्वसन तंत्र है वैसा ही दूसरे जीवों में है? जैसे पादपों की बात करें या सूक्ष्म जीवों की बात करें, कवकों की बात करें, ठीक है, क्या उनमें भी श्वसन तंत्र ऐसा होता है जैसा मनुष्य में है? तो जवाब क्या आएगा, नहीं होता है। अपन को जो भी एक्टिविटी अपन करते हैं, जैसे अपन बात करें कि पाचन की, ठीक है, पाचन की बात कर रहे हो आप, या सर्कुलेशन की बात करें, परिसंचरण की बात करते हैं अपन, सिंपल सी परिसंचरण। अपन बात करें मूवमेंट, गति की, या बहुत सारे जो भी फंक्शन है अपन करते हैं, उसके लिए अपने को किसकी जरूरत होती है? इन सब के लिए अपने को जरूरत होती है ऊर्जा, एनर्जी की नीड होती है। और ये जो एनर्जी है वो कहां से आती है? सिंपल सा प्रश्न है, ये जो एनर्जी की मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो एनर्जी है वो कहां से आती है? तो ये जो एनर्जी आती है वो आती है फूड से, भोजन से। और ऐसा हिंदी माध्यम वाले को पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश वाले शब्द यूज में ले रहे हो, काम में ले रहे हो, तो इतना सा तो आपको आता ही होगा। ठीक है, 11th क्लास में हो आप, तो इतना सा तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो आपको कहां से मिल रही है? फूड से मिल रही है, भोजन से मिल रही है। लेकिन भोजन से कैसे मिल रही है? क्या आपने भोजन खाया आपके, नहीं मैं तो बाहुबली हो गया, क्या ऐसा है, या अलग कोई प्रोसेस? तो यहाँ सिंपल सा जवाब अपने पास है कि ये जो एनर्जी आपको मिली है फूड से, वो एक स्टेप में नहीं मिली, यहाँ पर मल्टीपल स्टेप है, जो रासायनिक अभिक्रिया जो हो रही है, जो एंजाइम द्वारा नियंत्रित है, उनसे आपको एनर्जी यहाँ पर मिल रही है। अरे बात समझ, उनसे आपको एनर्जी यहाँ पर क्या हो रही है, मिल रही है। अब यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, जो फूड है उससे जो आपको भोजन जो है उससे जो आपको एनर्जी मिल रही है, कैसे मिलेगी? इस भोजन का होगा ऑक्सीकरण। क्या होगा? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण का मतलब एक तरह से अपन कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल है उसका छोटे छोटे मॉलिक्यूल में परिवर्तन। ठीक है, जब मनुष्य में पाचन तंत्र करते हैं, पाचन तंत्र की बात करते हैं, वहां पर भी सेम ऐसा ही अपन बात करते हैं। ऑक्सीकरण भोजन का होता है, भोजन में भी किसका हो रहा है, ये समझना जरूरी है। वायु मॉलिक्यूल जीवाणु जब अपन करते हैं उसमें दो प्रकार के अणु डिस्कस करते हैं, एक होता है बृहत और दूसरा होता है सूक्ष्म। बृहत का मतलब बड़ा, जो मैक्रो मॉलिक्यूल है। और इसके अंदर आपके पास कौन कौन से आते हैं? इसके अंदर आते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट अपने पास आते हैं। इसके अंदर आता है प्रोटीन, इसके अंदर आता है वसा, ठीक है, और इसके अंदर आता है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक अम्ल इसके अंदर आते हैं। इनका जब अपघटन होता है, इनका जब ऑक्सीकरण होता है, तो छोटे छोटे इकाई वाले अपने को
केमिकल मिलते हैं, रसायन मिलते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट में आपको क्या मिलेगा, जैसे स्टार्च वगैरह है, तो वो जो टूटेगा तो ग्लूकोज में परिवर्तित होगा। प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल में परिवर्तित होगा, वसा जो है ग्लिसरॉल वगैरह में परिवर्तित होगा, न्यूक्लिक अम्ल जो है न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित होगा। तो वहां से अपने को क्या होगी, एनर्जी वहां पर मिलेगी। लेकिन अब ये तो आपने बात कर ली कि भोजन के ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा मुक्त हो रही है वो जितनी भी एक्टिविटी, जितने भी कार्य जो अपन कर रहे हैं उसके लिए जरूरी है, ठीक है। लेकिन ये जो भोजन है वो कहां से आपको मिल रहा है? भोजन जो है वो आपको मिलेगा पादपों से। किससे मिलेगा? पादपों से। अब वो जो पादपों से मिल रहा है, जितने भी जीवित जीवों की बात करें, पादपों से जो आपको मिल रहा है, जो बड़े जीव है या तो परोक्ष उनको मिल जाएगा या अपरोक्ष मिल जाएगा। परोक्ष का मतलब डायरेक्ट, अगर मैं शाकाहारी हूं तो मैं पादप को खाऊंगा, उसका जो प्रोडक्ट है उसको मैं खाऊंगा। लेकिन मैं मांसाहारी हूं तो क्या होगा कि पहले पादप को किसी छोटे जीव ने खाया, उस छोटे जीव को बड़े ने खाया, उस बड़े को और बड़े ने खाया, तो इनडायरेक्ट हो गया, वो अपरोक्ष। ठीक है। तो भोजन जो है उसका संश्लेषण पादप कर सकते हैं, और साथ साथ में आपके पास जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ये आप पढ़ते हो इसमें जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर जीवों के वर्गीकरण। तो सिंपल सेंटेंस यहाँ पर यही निकलता है कि साहब जो भी हरे पादप है या जो हरे शैवाल है, नील हरे शैवाल एक तरह से बैक्टीरिया के अंदर आते हैं। ये दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण करने की क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है, वो अपना भोजन खुद से संश्लेषण कर सकते, ठीक है। अपना भोजन वो खुद से बना सकते हैं। वो आपके पास क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ, या इसे हम बोल सकते हैं स्वपोषी। इन्हें अपन क्या बोल सकते हैं, स्वपोषी बोल सकते हैं, जो खुद का संश्लेषित कर सकते हैं। जबकि जो नहीं कर सकते वो उन्हें अपन बोलते हैं हेट्रोट्रोफ, या बोलते हैं उसे अपन परपोषी। क्या बोलते हैं, परपोषी। अब ऐसा नहीं है कि ये जो आप पढ़ा रहे साहब ये सिलेबस में ही नहीं है, सिलेबस में नहीं, या आपको मिलेंगे 12th क्लास में, इकोलॉजी में मिल जाएंगे, ठीक है, या जो दूसरा चैप्टर है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर का एक तरह से ओवरव्यू में शेयर कर रहा हूं, इससे आपको आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अपन ने क्या बात कर ली कि एनर्जी की जरूरत है आपको, वो भोजन से मिलेगी। भोजन का संश्लेषण जो होता है वो कुछ ही कर सकते हैं जीव जो स्वपोषी है, मतलब खुद का भोजन खुद संश्लेषित कर सकते हैं। उसके अंदर पादप आते हैं, नील हरित शैवाल आते हैं, ठीक है। प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण ये कर सकते हैं। अपन जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पादपों पर निर्भर करते हैं जो भी भोजन है उसके लिए, और जिससे अपने को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ये जो भोजन है उसमें जो वृहद अणु है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, उसका क्या होता है यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है, ऑक्सीजन होता है। यहाँ पर यह क्या होता है, अपघटन होता है, जिससे अपने को क्या मिलती है, यहाँ पर एनर्जी मिलती है। आ रही बात समझ? एनर्जी अपने को यहाँ से मिल रही है। तो यहाँ जो एनर्जी आपके पास मिली है, जैसे हमने बात करें कि प्रकाश संश्लेषण आपके पास हुआ है, प्रकाश संश्लेषण आपके पास हो चुका, और इसका जो प्रोडक्ट है, जैसे मैं बोल देता हूँ कि या तो स्टार्च होगा, धातुओं की बात करें तो स्टार्च जो से आपने खाया वो परिवर्तित होता है। जैसे सिंपल से मैं लिख देता हूँ, कोई भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब इस कार्बोहाइड्रेट का वापस से यहाँ पर जो बना है प्रकाश, एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या कर रही है, जो एक तरह से भोजन के संश्लेषण में मदद कर रही है रासायनिक अभिक्रियाओं की हेल्प से, ठीक है। तो इस कार्बोहाइड्रेट से वापस जो कार्बोहाइड्रेट जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, इसका वापस से क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होगा तो अपघटन जो होगा, इसमें छोटे छोटे जो सब्सटेंस आपको मिल जाएंगे। और ये जो छोटे सब्सटेंस आपको मिले हैं, जो अपघटन यहाँ पर आपके पास हो रहा है, वो मेनली होता है या तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, या तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपके पास होगा, या कोशिका द्रव्य में आपके पास होगा। या तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, या अपने पास क्या होगा, कोशिका द्रव्य में अपने पास होगा। आ रही बात समझ में? इसके अलावा तो नहीं ही होता है नॉर्मली, अगर अपन बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ जो बात है ये तो अपन ने पहली बात कर ली साहब, हरा जो पार्ट है जहाँ प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, तो जो भोजन की उपस्थिति में जो है प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का संश्लेषण कर रहा है। लेकिन क्या समस्त जो पादप है या जो नील हरित शैवाल है, मैंने अगर पादप की बात करें तो पादप के क्या समस्त भाग में हरा जो पार्ट है जिसे अपन बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल की बात करते हैं,
क्या सब में वो क्लोरोप्लास्ट मिलता है? नहीं मिलता है। तो नहीं मिलता है तो जैसे तना हुआ जो भूरे कलर का होता है या मूल हुई, तो उनको भी तो भोजन की जरूरत पड़ेगी, उनको भी तो भोजन की जरूरत पड़ेगी, उनको भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो जहां क्लोरोप्लास्ट वगैरह नहीं, वहां पर क्या हुआ? तो वहां पर ने बात की थी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है, इस चैप्टर में लिखा है, ऐसे डरने की घबराने की जरूरत नहीं, और अपने पढ़ रखा है। एमसीक्यू आपके पास आएगा तो आप आसानी से कर दोगे अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी। तो जो नॉन ग्रीन पार्ट है, जो अहरित पादप का जो हिस्सा है, वहां पर क्या होगा? जो भोजन प्रकाश संश्लेषण हुआ है पत्ती में या दूसरे हरे पार्ट में, वहां से उसका ट्रांसपोर्ट होगा, और वहां पर जाने के बाद उसका ऑक्सीकरण होगा या क्या होगा? अपघटन वहां पर होगा, जिससे एटीपी वगैरह का प्रोडक्शन वहां पर सिंपलता हो जाता है ना। और भी यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए, नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो जो यहाँ पर अपघटन हो रहा है, इस चैप्टर में हम पहले क्या बात करेंगे? जो ऑक्सीजन आपके पास हुआ है, अपघटन जो हुआ, वो कहाँ होता है? कोशिकीय स्तर पर होता है। कोशिकीय स्तर पर होता है जो श्वसन की बात है, मतलब जो कोशिका है, ये कोशिका आपके पास है, इसके अंदर जो भी सबस्टेंस आपके पास, ठीक है, जो भी सबस्टेंस है जैसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह, इसका वहां पर ऑक्सीकरण होगा या अपघटन होगा, इसीलिए इसे अपन बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। कोशिका वहां पर श्वसन कर रही है, जिससे क्या हो? ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल वो छोटे में परिवर्तित हो, और इनके बीच में जो बंध होते हैं, जैसे अपन बात करें कार्बन, कार्बन में क्या है? बंध है ट्रिपल बॉन्ड में। अगर मैं यहाँ इसको एनर्जी दूं तो यहाँ पर, अगर इस बॉन्ड को मैं यहाँ से तोड़ूं, जैसे यहाँ एक बॉन्ड में तोड़ दिया तो सी डबल बॉन्ड सी हो गया, तो इसके साथ में ये जो तीसरा बॉन्ड था, जब ये टूटेगा तो आपको क्या देगा? एनर्जी देगा। उसी एनर्जी को अपन क्या करेंगे? काम में लेंगे, और आगे से चलता रहेगा और बॉन्ड टूटेगा। तो जो बंद है उसमें जो संचित ऊर्जा है वो यहाँ पर मुक्त होती है, और जो अलग अलग कार्य अपन करते हैं उसके लिए काम में यहाँ पर संतुलन आता है। आ रही ना बात समझ? आ रही है? तो यहाँ अगर आपसे पूछा जाए कि रेस्पिरेशन जो है या जो श्वसन है उसकी परिभाषा क्या हो सकती है, तो अपन सिंपल सा क्या बोल सकते हैं कि जो बंद है या ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड, या अपन बोल सकते हैं कि जो वृहत अणु है, ठीक है, जो जटिल अणु है उनका सिंपल में परिवर्तन होना, या जो बंद है जिनमें जो बंद मिल रहे हैं उसका यहाँ पर टूटना, जिससे आपको ऊर्जा यहाँ पर मिल रही है, वो आपके पास क्या हो चुका है? श्वसन यहाँ पर हो चुका है। और जिनका यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, जिनका यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, तो ये आपके पास क्या है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, या श्वसन क्रियाधार जिसे हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? श्वसन, श्वसन क्रियाधार, या इंग्लिश में अगर आपसे पूछा जाए तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये तो समझ में आता है सिंपल सा, दोनों में इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना है। अभी अपन उस मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं कि नीट वाले बोले कि साहब हिंदी का पेपर ही वैलिड होगा। वहां लिखा था सीधा सीधा पहले ही पेपर पर, अगर हिंदी वाले में कोई दिक्कत है और इंग्लिश वाला सही है तो इंग्लिश वाले को हिसाब से ही आपका क्या होगा? सब कुछ होगा। अरे बस, तो दोनों शब्द आपको ध्यान रखना है, या तो इसे बोलेंगे श्वसन क्रियाधार, या इसे अपन बोलेंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट भी, इसे अपन यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बाकी है कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक अम्ल का भी यहाँ पर क्या हो सकता है? ब्रेकडाउन यहाँ पर हो सकता है। आ रही है ना बात समझ? हो सकता है। अब ये जो प्रोसेस है, जब ब्रेकडाउन होगा तो आपके पास जैसे अपन क्या बोलते हैं कि जैसे अपन ने पहले लास्ट सेक्शन में, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो ऊर्जा की जो मुद्रा है वो आपके पास क्या? एटीपी। जब ब्रेकडाउन होगा, जैसे बंद का यहाँ पर ब्रेकडाउन ये हो रहा था, तो जो एनर्जी आपको मिलेगी किस रूप में मिल रही है? एटीपी के रूप में मिल रही है। जो माइटोकॉन्ड्रिया को अपन क्या बोलते हैं? कोशिका का शक्ति गृह, क्योंकि मेन वही वो काम करता है। और एटीपी को अपन बोलते हैं ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी। और वही जो एनर्जी है वो क्या होती है? इन सब में यहाँ पर क्या होती है? काम में सिंपल सी आती है। सारी बस, तो ये जो अपन ने पढ़ रखा है उसको अपन ने डिस्कस किया है, जो भी अपन ने पढ़ रखा है उसको अपन ने डिस्कस किया। अब अपन क्या करेंगे? जैसे मैंने पहले जो श्वसन जो है उसकी जो प्रोसेस है, क्या आपने भोजन लिया और इससे मतलब हाथों हाथ आपको एनर्जी मिली? नहीं, हाथों हाथ नहीं मिलती। तो जो श्वसन की जो प्रक्रिया है जिसमें क्या हुआ? जो भी कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट है या जो क्रियाधार है प्राणों में जब टूटेगी, बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी, एटीपी में परिवर्तित होगी, तो वो एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, स्टेप वाइज वो प्रक्रिया, मल्टीपल स्टेप इसके अंदर आते हैं जो एंजाइम से कंट्रोल करते हैं, एंजाइम ने कंट्रोल करते हैं। तो वो जो प्रोसेस है वो अपन देखेंगे। ठीक है, वो जो प्रोसेस है वो यहाँ पर अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कुछ टोटल अपने पास 6 या 7 टॉपिक है इसके अंदर, इस चैप्टर में 6 7 चैप्टर में एग्जैक्टली अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो वो अपन स्टार्ट अपन करेंगे कल से प्रॉपर्ली। इसमें पहला अपन देखेंगे कि क्या पादप जो है क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, या नहीं करते, अगर करते हैं तो किसकी हेल्प से करते हैं।
अगर आपने पढ़ रखा लास्ट के सेशन में देख लेंगे तो आपका जवाब वैसे आ जाएगा कि हाँ सर करते हैं, ना उनमें ना होती है ना उनमें पेपर करते, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन करते हैं। अब कैसे करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे, इस पार्ट में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, कैसे करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको यहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।